एवरीवन वेलकम टू ऑफिसर बिटिया वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव्स। अभी जो दोनों इनिशिएटिव्स है ये बेसिकली कल हमने पढ़ा था ग्लोबल क्लाइमेट मूवमेंट, गार्बेज प्लास्टिक मूवमेंट चल रही है जहाँ पर हम बात करते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने की। तो उसी से रिलेटेड ये दोनों इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है ताकि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जा सके और प्लास्टिक पोल्यूशन कम हो सके। तो इस इनिशिएटिव्स के बारे में देखते हैं। जो इनिशिएटिव्स हैं इनको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिन्होंने इसको लॉन्च किया गया है एट इंटरनेशनल समिट ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अभी जो इनिशिएटिव्स है बेसिकली क्या एम करते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था, जो अभी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, इसका मेन एम यही था कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको एनकरेजमेंट मिले, वो एनकरेज हों और कुछ नए मोटिवेशन आइडियाज़ लेकर आए, कुछ एनकरेजमेंट दें ताकि जो कंट्री है उसमें प्लास्टिक वेस्ट को टैकल करने के लिए कुछ नए सुझाव हमें मिले। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल समिट ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट है क्या। एक तरह से 2 डे का समिट था जिसको एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया गया था। ये हुआ था न्यू दिल्ली में। एंड दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसके साथ, दैट वाज ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, AIPMA। जो मोटो था इस पर्टिकुलर समिट का वो था नो योर वेस्ट एंड हाउ रिसाइकलिंग इज़ द राइट थिंग टू डू विच इज़ टू बी डन इन अ राइट वे। वो बोल रहे हैं कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको आप समझो कि आपका ये वेस्ट है और उसको रिसाइकिल करने के तरीके ढूंढो, एंड ये भी देखो कि कौन सा बेस्ट तरीका है वेस्ट को रिसाइकिल करने का। 1350 MSc अटेंड किया था इस समिट को, जो कि कंडक्ट किया गया हाइब्रिड मोड में, दैट इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। जो समिट है वो एक तरह से एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपर्ट्स, बिजनेसमैन, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस के बारे में बताता है इन द MSME सेक्टर एंड प्लास्टिक्स सेक्टर। बात ये भी की जा रही है कि अगर अब ये चलेगा, MSME अगर प्लास्टिक वेस्ट में डील करना शुरू करेगी, रिसाइकलिंग पर ध्यान देगी, तो नया लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगी। और जो ये इनिशिएटिव्स हैं इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर जो अभी तक हमारी वैल्यू चेन से बाहर था, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, वो फॉर्मलाइज हो जाएगा, जॉब क्रिएशन हो जाएगा MSME सेक्टर में, एंड जो प्लास्टिक वेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। So these are the things that are beneficial for this particular sector. Next is about Gycosmis albicarpa. तो बेसिकली ये नया प्लांट स्पीशीज है जो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। सो दिस इज़ द न्यू प्लांट स्पीशीज जिनको बोलते हैं गिनबेरी। सो गिनबेरी एक तरह से नया स्पीशीज है जो हमें मिला है। देखते हैं हमें कहाँ मिला है। ये बेसिकली बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है। ये कहाँ मिला हमें? तमिलनाडु में, इन तिरुनेलवेली सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में, एंड ये था पनागुड़ी फॉरेस्ट सेक्शन में इन कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक तरह सिंगल पॉपुलेशन है जो कि 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में स्प्रेड है, एंड जो फाइंडिंग्स है वो बताते हैं कि जो इसकी फाइंडिंग्स है वो पब्लिश की गई है नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी स्वीडन में। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में। ये एक तरह से स्पीशीज़ है जो ओरंग फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें शॉर्ट एंड ब्रॉड लीव्स होते हैं एंड वाइट फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमने देखा वाइट फ्रूट्स थे इसके, वो कॉटन बॉल्स नहीं थे, वो वाइट फ्रूट्स थे। ये एवरग्रीन स्मॉल ट्री है एंड ये सिर्फ साउथ वेस्टर्न घाट्स पर ही एमिडेमिक है, वहीं तक ये सिचुएटेड है। जो स्पीशीज़ है इंडिजीनियस, जो वहाँ के आसपास के लोकल लोग होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ट्राइबल लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं ताकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसको ड्राइव कर सके, क्योंकि ये जो प्लांट है दैट इज़ फेमस फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड एक तरह से एडिबल फ्रूट भी है जिसको करेक्टराइज किया जाता है एज गाइन अरोमा। जो प्लांट स्पीशीज़ हैं ये शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं टू लार्वा ऑफ बटरफ्लाइज एंड अदर स्पीशीज़। जो लार्वा होता है बटरफ्लाइज का, जो भी बटरफ्लाई नहीं बनता इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होता है, तो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, और जो दूसरे स्पीशीज़ है वो भी इसके ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर सस्टेनेंस एंड लाइवलीहुड। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले फॉर्म की गई थी, दैट वाज इट वाज फॉर्म्ड इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, एंड इसको फॉर्म किया गया था बाय ईस्ट इंडियन कंपनी इन 1890। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट आर लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये सर्वे कंडक्ट करती है, रिसर्च कंडक्ट करती है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट वेल्थ इन इंडिया।
कलेक्ट करती है, मेंटेन करती है, जो भी इंडेंजर्ड एंड वर्नरेबल प्लांट स्पीशीज़ है हमारी कंट्री में उनका एक जीन डाटा बैंक बनाती है। क्योंकि इंडिया में इतनी सारी वैरायटी है, रिच बायोडाइवर्सिटी है कि इट इज़ वेरी लाइकली कि कोई स्पीशीज़ एक्सटेंट भी हो रहा है, कोई थ्रेट में है, कोई इंडेंजर्ड है, तो उसकी पूरी कैटेगराइज करके हमने लिस्ट बनाई हुई है ताकि हमें पता चलता रहे कि किस स्पीशीज़ को हमें प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करना है। क्योंकि जो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ है उनको एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की वजह से, क्योंकि वो ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़ होते हैं, ह्यूमन की वजह से ही वो कॉजेज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तो एक तरह से ये सभी बदलाव ह्यूमंस की वजह से ही होते नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इनके कंजर्वेशन के लिए बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया आगे स्टेप्स लेती है और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व भी करती है। नेक्स्ट इज अबाउट UAE इन FATF ग्रे लिस्ट। तो बेसिकली जो UAE है ये आ गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में। अब देखते हैं FATF है क्या, यानी ग्रे लिस्ट क्या होती है। जो FATF है एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है G70 कंट्रीज़ के द्वारा, यानी हुआ था इस्टेब्लिश 1989 में। एक तरह से पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जिसका मेन एम यही है कि कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को हमें रिफॉर्म करना है। और जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है, जैसे हम ब्लैक मार्केटिंग में फंडिंग करते हैं, तो बेसिकली उसको प्रिवेंट करती है। एक तरह से कंट्री की इकोनॉमी को चेक करती है और कोशिश करती है कि वो वाइट इकोनॉमी की तरह ही काम करे। और ये भी देखती है कि क्या जो कंट्री है वो टेररिज्म को तो नहीं फाइनेंस कर रही, फंड्स तो नहीं प्रोवाइड करी, तो बेसिकली एक तरह से इसको भी चेकआउट करती है। FATF ग्रे लिस्ट के बारे में देखते हैं। इसको ऑफिशियली अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन को बोलते हैं कि अगर कोई कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट में प्लेस हो जाता है तो क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, स्क्रूटनाइज किया जाता है कि क्या पता उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी या कोई लूप होल तो नहीं है, कि क्या पता वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग या प्रॉफिटेटिंग फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहा। तो बेसिकली इसको चेक किया जाता है। एंड ये भी कहा जाता है कि अगर किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है तो वो कंट्री को FATF के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ताकि अगर उनकी कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं उनको चेक करना पड़ेगा, स्टेपुलेटेड टाइम में उसको ख़त्म करना पड़ेगा, एंड जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को एक तरह से प्योर करना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग टू एनी अदर टेरर या फिर जो हम मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं। जो FATF है एक तरह से एक्शन प्लान भी प्रोवाइड करता है कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन कर सकते हो। पहले वो स्टडी करता है आपकी इकोनॉमी को एंड देन कुछ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करता है, मॉनिटर करता है प्रोग्रेसिवली कि आपने कितना रिफॉर्म लेकर आए, कितने आपने कमिटमेंट्स को फुलफिल किया। एंड अगर जब कंट्री को प्लेस कर दिया जाता है ग्रेड लिस्ट में, तब उसके अंदर जो रेटिंग्स होती है मूडी, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर या फिच, वो उसको पुअर रेटिंग देना शुरू कर देते हैं। रेपुटेशन जो खत्म हो गई, अगर वो बंदा वो कंट्री FATF की लिस्ट में आ गया तो ऑब्वियसली उसकी जो रेपुटेशन है वो डिटोरिएट होती जा रही है। इससे क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो कम होते चले जा रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है कंट्री का वो भी ख़त्म हो जाता है। अब रीजंस देखते हैं कि क्यों UAE को डाला गया। क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि कंट्री में इलीगल वे से मनी फ्लो हो रहा था, जो सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही थी वो भी इसकी वजह से भी उनको डाला गया। टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग केसेस भी बढ़ रहे थे, ना ही उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, और जो रिस्क एंड वनरेबिलिटीज़ रहती है इंडस्ट्रीज़ में जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उनको वो भी मैनेज करने में असफल हो रहे थे। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन पुट इनटू द FATF ग्रे लिस्ट। पहले देखते हैं इनिशिएटिव्स UAE के। 2018 में UAE को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग लेजिस्लेशन पास किया गया था। 2021 में UAE ने कॉन्स्टिट्यूट किया था एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस, ताकि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसको हम अच्छे से काम कर सकें इस राह पे। ओके, ना अब देखते हैं कि पाकिस्तान भी FATF की ग्रे लिस्ट पर है। 2018 से पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट पर डाला गया है। क्योंकि अब पाकिस्तान को क्यों डाला गया है ग्रे लिस्ट में, क्योंकि उन्होंने जो टेररिस्ट ग्रुप के कमांडर्स थे जिनको UN ने भी टेररिस्ट घोषित कर दिया था, दैट इज़ जैश ए मोहम्मद, तो पाकिस्तान इसको बेसिकली शरण दे रहा था, इसको फंड कर रहा था, तो इसी वजह से इसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। क्योंकि जो FATF उसने पाकिस्तान को बोला था कि अपनी क्रिमिनल प्रोसीड्स को कॉन्फिस्केट किया जाए जो भी टेरर ग्रुप से रिलेटेड था, और जो लीडर्स थे उसके जो डाटा है वो दूसरे नेशन के साथ शेयर करे, उसके एसेट शेयर करे ताकि उसको ट्रेस किया जा सके।
अब एक लिस्ट और है FATF में, दैट इज़ ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज़ को डाला जाता है जो कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं करती FATF के साथ, इस पर्टिकुलर इशू के साथ डील करने में। ओके, नाउ IARI रिसर्च ऑन रेजिलिएंट क्रॉप्स, जो साइंटिस्ट हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कोलैबोरेशन में दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ आइडेंटिफाई किया है 15,000 जर्म्स प्लांट्स ऑफ राइस एंड वीट को, ताकि ऐसी वैरायटी को डेवलप किया जाए जो जिनको पानी की कम ज़रूरत हो। अगर बाढ़ आए, सूखा आए, चाहे कोई हीट वेव आए, चाहे कितनी भी एडवर्स कंडीशन क्यों ना आए, नेचुरल डिजास्टर क्यों ना आए, जो क्रॉप है कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें क्रॉप्स भी ऐसे चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें क्रॉप्स ऐसे चाहिए जो कोई भी वेदर चेंजेस को सर्वाइव कर सके। तो इसी के लिए ये जो न्यू वेराइटी है जर्म प्लाज्म की, इसको लाया गया है। जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है उन्होंने सोर्स किया है राइस एंड वीट के जेनेटिक रिसोर्सेज को, जो कि जीन बैंक से लाया गया है फ्रॉम नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये है दिल्ली में, एंड ये पार्ट था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का, ताकि ऐसी क्रॉप वैराइटीज़ को प्रोड्यूस करना है जो क्लाइमेट चेंज को बियर कर सके, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैक्ट कर सके। तो अभी तक 4 लाख एक्सेशंस हमने जीन बैंक में डाल दिए हैं, जो कि एक तरह से यूनिक आइडेंटिफाई रहता है एक प्रोटीन सीक्वेंस का, और जो एक्सेशंस है ये रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल जेनेटिक वेरिएशंस को, जो कि 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन से सिचुएटेड है। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप के जीन को आइडेंटिफाई कर देते हैं, फिर उसको ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करके उसको मार्कर असिस्टेंट बैक क्रॉस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं साइंटिस्ट, ताकि वीट एंड राइस की वेराइटी को डेवलप किया जाए जो ड्राउट, फ्लड्स, हीट वेव्स, डिजास्टर्स को एंड बैक्टीरियल ब्लास्ट को भी डील कर सकते हैं। UPSC ऐसा ही पूछेगा क्वेश्चन कि जर्म्स प्लाज्म है, तो वो सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स को बियर करने के लिए नई वैरायटी क्रॉप्स की लाई गई है। नो, ये बैक्टीरिया ब्लाइट या कोई जो हमारे बैक्टीरिया का इम्पैक्ट हो रहा है, कोई अगर वो फाइट कर रहा है तो उसको भी ये सर्वाइव करेगा, उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सिर्फ नेचुरल डिजास्टर के लिए ही नहीं है, इनफैक्ट बैक्टीरियल के लिए भी है। अगर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तो इससे जो हमारे साइंटिस्ट उनको 3 से 5 साल लगेंगे ऐसी नई वैरायटी डेवलप करने में, एंड जो पहले मेथड्स हैं उनको यूजली 10 साल लगते थे जो भी हमारा क्रॉप है उसको होने में। तो यहाँ पर ये डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब देखते हैं वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स डिस्कवर्ड डेवलप्ड। अभी तक 3 वैराइटीज़ डिजीज रेजिस्टेंट बनाई गई हैं। दीज आर बासमती राइस की 3 वैरायटी बनाई गई हैं IARI के द्वारा। कौन कौन सी हैं? दीज आर PB1847, PB1886, PB1885। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू। इनको डेवलप किया जाता है, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको फंड करता है, एंड प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर वीट की बात करें तो जो NGPGR है वो वर्किंग कर रही है दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि हम वीट की भी ऐसी ही वैरायटीज़ बना सकें जो वाटर एंड ड्राउट रेजिस्टेंट हो। अब देखते हैं कितनी अभी क्रॉप्स ऐसी बनी है जो फार्मर्स तक पहुंची है। अभी तक 17 क्रॉप प्लांट वैरायटीज़ बनी है जिन्होंने न्यूट्रिशनल कंटेंट भी बढ़ा है, डिसीज रेजिस्टेंस तो है ही, और एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट भी उनके अंदर डेवलप हुआ है। एंड ये डिवाइडेड है 8 कैटेगरीज ऑफ राइस की, वीट की 4 कैटेगरीज हैं, एंड मेज़ की 2 कैटेगरीज हैं। इसमें से जो 6 वैरायटीज़ हैं वो अभी तक फार्मर्स तक पहुंच चुकी हैं, एंड बाद में प्राइवेट कंपनीज इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। तो ये मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। तो एक तरह से अच्छी बात है, अगर हमारी कंट्री में डिसीज़ वैरायटी आ रही है तो धीरे धीरे इसको टाइम लगेगा स्प्रेड होने में, और जो हमारी क्रॉप है वो भी अब ज़्यादा न्यूट्रिशनल होगी और ज़्यादा वेराइटी वाली होगी और बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल भी रहेगी। इससे हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आगे क्लाइमेट चेंज आ रहा है। जो राइट एंड वीस्ट है बेसिकली नदर इंडियन स्टेट्स में रहता है, UP, हरियाणा एंड पंजाब। यहाँ पर वाटर लेवल ऑलरेडी बहुत कम है, ग्राउंड वाटर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो अभी ये राइट टाइम है कि अगर हम ऐसी कोई क्रॉप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको पानी की कम ज़रूरत हो और वो कोई भी क्लाइमेट विदस्टैंड कर सके, क्योंकि हीट वेव्स भी अब बढ़ते जा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो राइट अस टू अस at info@officerbidya.com. So thank you and all the best for your preparation.